नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। पाकिस्तानी सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे उसके पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने की पुष्टि होती है। लेकिन 2 दिन में करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादातर सवालों का धड़ाधड़ जवाब दे रही है, उससे एटीएस और बाकी एजेंसीज सतर्क हो गई हैं। अब इस बात की पर भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा। वहीं अब इस मामले में यूपी का एटीएस को खुफिया एजेंसी आईबी से भी कुछ अहम जानकारी मिली है। अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर के नोएडा में रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की है, इसे लेकर भी वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सीमा हैदर पर। लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। अब इस पूरे मामले में एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की भी एंट्री हो चुकी है और लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। अब कि सीमा हैदर किस रास्ते से भारत आई और कैसे, किसने उसको गाइड किया, क्योंकि पहले ये केवल एक प्रेम कहानी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उससे सीमा हैदर पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सवालों में सीमा हैदर खुद कंफ्यूज नजर आ रही हैं, डरी हुई, घबराई हुई नजर आ रही हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब दे रही हैं, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस अब कम होता चला जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सीमा हैदर दो तरफा बातें करती हुई नजर आ रही हैं, जिससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यूपी एटीएस को पूछताछ में एक बड़ा खुलासा यूपी एटीएस की तरफ से हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सीमा ने कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपयों में एक मोबाइल खरीदा था और पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी एटीएस को अपने मोबाइल खरीदने की जानकारी दी है। सीमा हैदर के पास से 8 मई का मोबाइल फोन का बिल मिला है और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ है और इसके 2 दिन बाद यानी कि 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। पूछताछ में उससे यह भी पूछा गया कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था। ये तमाम सवाल सीमा हैदर से किए गए, लेकिन उन सवालों का सीमा हैदर सही से जवाब नहीं दे पा रही हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल, अभी तक उनके मोबाइल फोन से डाटा नहीं मिला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में हो जाता है। बहुत सारी संवेदनशील चीजें खुलेंगी जब मोबाइल डाटा आएगा और मोबाइल डाटा से किन किन लोगों को फोन किया गया, कौन लोग थे इसके पीछे, कितने लोगों के सीमा हैदर संपर्क में थी। बहुत सारे सवाल इस केस में खड़े हो रहे हैं। यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से पूछा है कि क्या तुम कोई कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी। पूछताछ में एटीएस ने सीमा हैदर से जब ये पूछा कि क्या उसने कभी फूफी और फल जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया था। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कामकाज की कोड लैंग्वेज में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारी आईएसआई तक भेजने का काम करता है। वहीं फल वो कोड वर्ड है जिसका इस्तेमाल रुपयों के लिए किया जाता है। यानी कि यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से ये भी पूछा है कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला। यूपी एटीएस ने दूसरे दिन की पूछताछ में और क्या कुछ सवाल पूछे हैं वो भी जानते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो सीमा हैदर से पूछे गए। पहला बड़ा सवाल, पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर से पूछताछ लगातार जारी और सवाल ये पूछा गया है कि क्या पाकिस्तान में किसी किराए के घर पर सीमा हैदर रहती थी, अगर हाँ तो वो घर कैसे बेच दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है जो सीमा हैदर से पूछा गया है। पहला सवाल, सीमा हैदर से सवालों की जो फेहरिस्त रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि एटीएस की तरफ से सीमा हैदर से करीबन 22 सवाल किए गए हैं। उन 22 सवालों में पहला सवाल ये है कि सीमा क्या किसी के संपर्क में थी और पबजी के जरिए कैसे प्यार हुआ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि आखिरकार पबजी, देखिए बहुत फनी लगता है, बहुत ही जब हम पबजी गेम का जिक्र करते हैं तो वो गेम जैसा ही लगता है, लेकिन ये इतना गंभीर मसला कैसे हो गया, कब से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये एक बड़ा सवाल किया गया है। वहीं तीसरा सवाल सीमा हैदर से किया गया है कि सीमा से मिलने कैसे नेपाल पहुंचा, किसने मदद की। वहीं चौथा सवाल किया गया कि 1.5 महीने तक सीमा को रबुपुरा में रखा गया, किसी को सूचना क्यों नहीं दी गई। ये सवाल सीमा हैदर से किए गए हैं। वहीं 5वां सवाल सीमा हैदर से किया गया है कि पाकिस्तानी महिला के भारतीय दस्तावेज बनवाने की कोशिश क्यों की गई। तो
तो ये तमाम सवाल हैं जो सीमा हैदर से पूछे गए हैं, क्योंकि लगातार सीमा हैदर सवालों के घेरे में हैं और सीमा हैदर से पूछा जा रहा है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने मदद की, कैसे पबजी के जरिए, एक गेम के जरिए दोनों को प्रेम हुआ। हमारे साथ स्टूडियो से अनन्या बेदी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, जावेद हसन रबुपुरा से सीमा के घर से लाइव हमारे साथ हैं, वहीं आफ्ताब मुघेरी से हमारे साथ बने हुए हैं, पाकिस्तान में सीमा के घर से लाइव जुड़े हुए हैं, वहीं अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अनन्या के पास चलते हैं, अभिषेक के पास चलते हैं, अनन्या से हम बाद में सवाल लेंगे। अभिषेक, अभी बहुत सारे सवाल जो हैं वो सीमा हैदर पर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो मोबाइल डेटा है उसकी कब तक डिटेल्स आ जाएंगी, कब तक इंफॉर्मेशन निकल आएगी, और उसमें कहीं ना कहीं देरी भी हो रही है। जो एक सिस्टम है, देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं इस मामले में ढिलाई भी देखी जा सकती है कि अब तक जो जाँच पूरी हो जानी चाहिए थी वो जाँच अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वजह थी जिसको लेकर, क्योंकि आज तीसरा दिन होगा जब सीमा हैदर से दोबारा पूछताछ हो रही है। सीमा हैदर से पूछताछ की बातें कही जा रही हैं, तमाम जगह ये बातें ट्रोल हो रही हैं कि सीमा हैदर से जुड़ी जानकारियां निकल के आ रही है, लेकिन क्या जानकारी है, क्या फुट फॉरवर्ड होगा यूपी पुलिस का, एटीएस का या एजेंसीज का, इसके बारे में कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार ने एटीएस चीफ आईपीएस नवीन अरोड़ा को डीजीपी ऑफिस तलब किया था। उन्होंने वहां प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की है एटीएस की, जो पूछताछ की गई अब तक सीमा हैदर से, सचिन मीणा से, क्या कुछ पूछताछ हुई है, उनके पास एविडेंसेस के तौर पर क्या है, सरकमस्टेंशियली क्या कुछ मिला है, आगे क्या मिल सकता है, जगहों का जिक्र किया गया है, सीतामढ़ी का जिक्र किया गया है, और ये बातें जो उसमें सवाल जवाब है वो पूरा डाटा बाकायदा डीजीपी ऑफिस में डीजीपी की टेबल पर रखा गया है, जो आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री तक भी दिया गया। खुद प्रशांत कुमार लोक भवन गए थे, एसडीजी यानी स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंची है कि क्या कुछ इस जांच में चल रहा है, केंद्रीय एजेंसीज को क्या कुछ अवगत कराया जा रहा है, उनसे क्या मदद ली जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब तक जो भी एटीएस ने पूछा है, सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है कि जब पूछा गया कि वो किस रास्ते से अंदर आई, उसे पाकिस्तान में बैठकर ये कैसे पता था कि इंडो नेपाल बॉर्डर का वो पॉइंट जहां पर वो आसानी से चकमा दे सकती है एसएसबी को, ये जानकारी उसे कैसे हुई कि वो इस तरह की वेशभूषा में आएगी कि उस पर बहुत शक नहीं जाएगा, बहुत शुबा नहीं होगा, वो आसानी से एंटर कर जाएगी। इतनी धारा प्रवाह भाषा, हिंदी भाषा इतनी धारा प्रभाव में कैसे बोल पा रही है वो, क्योंकि जहां पर पाकिस्तान के जिस इलाके से वो आई है वहां पर पश्तो, वहां पर बलूची, वहां पर पंजाबी भाषा का इस्तेमाल होता है। कोई इक्का दुक्का ही शख्स होगा जो बहुत अच्छे से हिंदी बोल पाएगा, वो भी उसकी भाषा की शैली से पता चलेगा कि वो पंजाबी मिक्स हिंदी बोल रहा है। वो जिस तरह से हिंदी का इस्तेमाल कर रही है, जिस धारा प्रवाह से हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उसको लेकर आईबी को ये शक है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, केंद्रीय एजेंसी आईबी को ये शक है कि जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को वो ट्रैक कर रहे हैं, जो कई बार बांग्लादेश के रास्ते, कई बार श्रीलंका के रास्ते, कई बार नेपाल के रास्ते बाकायदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, कहीं उस गैंग की मदद तो नहीं ली, कहीं उस सिंडिकेट की मदद तो सीमा ने नहीं ली है भारत में दाखिल होने के लिए। इस बात पर उस पर नजर है। साथ ही साथ जिस मोबाइल फोन की बात की जा रही है, जो 70,000 रुपए में उसने पाकिस्तान से खरीदा था, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि उस मोबाइल के डाटा को इनक्रिप्ट किया जा रहा है। उस मोबाइल के डाटा से जुड़ी हुई जो जानकारी है, जो सिम कार्ड्स हैं, जो IMEI नंबर है, जो भी टेक्निकल डाटा है, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए कोडर्स को बुलाया गया है, उनकी मदद ली जा रही है ताकि पॉइंट टू पॉइंट जो जानकारी है वो एटीएस को मिल पाए, जिसके आधार पर आगे पूछताछ होगी। साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि नेपाल में, जी ठीक है, रबुपुरा से मेरे सहयोगी जावेद भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद, देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं सीमा हैदर पर, और जिस तरह से बता रहे थे अभी कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहें या फिर हम मोबाइल फ़ोन्स के डाटा को लेकर कहें, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हालांकि अभी होनी बाकी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो सीमा हैदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, वो अब धीरे धीरे थोड़ी घबराई हुई भी नज़र आ रही हैं। तो किस तरह की जानकारी मिल रही है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या सहयोग कर रही है सीमा हैदर, किस तरह से बातचीत कर रही है, और वो बातचीत का तौर तरीका कितना बदला है?
ये देखिए, सीमा हैदर से जो एटीएस की टीम जो पूछताछ कर रही है, ये दूसरी बार उससे पूछताछ हो रही है। जिस तरीके से 18 घंटे का एक लंबा क्वेश्चनिंग किया गया, तो इस बीच पहले जो एक कॉन्फिडेंस था, जो एक बॉडी लैंग्वेज था सीमा हैदर का, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो मेरे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं कि कई ऐसे सवाल हैं जो सीमा हैदर एटीएस का जवाब नहीं दे पा रही है। सीमा हैदर के पास ये जवाब नहीं है कि एक सिंपल, अगर इस पहलू पे, इस थ्योरी पे अगर हम बात करें, एटीएस ने इस थ्योरी पे भी अगर बात की कि अगर आप एक घरेलू हैं और आप पाकिस्तान से दुबई के बाद नेपाल और नेपाल के बाद आप इंडिया में दाखिल हो रही, तो आप एक घरेलू औरत होने के नाते आपके पास ये पूरा एक रोड मैप कैसे है, ये रोड मैप किस तरीके से है। और एक सबसे बड़ी सवाल ये भी है, सबसे बड़ा सवाल जो शक के दायरे में, कि क्या बच्चों का इस्तेमाल इजी भारत में दाखिल होने के लिए किया गया, या वाकई सीमा हैदर ने अपने बच्चों को अपने साथ वो लेके आई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिससे कि डाउटफुल ना हो सके, क्योंकि सीमा जो है, सीमा हैदर वो भारत के बिहार के राज्य से वो दाखिल हो रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले हमारी जो एटीएस आईजी हैं नवीन अरोड़ा, उनसे भी बात करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन ये जानकारी मिली थी कि वो किसी मीटिंग में है, यानी कि सीनियर अधिकारियों के साथ वो मीटिंग में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब एटीएस पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि देश का जुड़ा मामला, इंटरनेशनल मामला है, तो यूपी एटीएस के अलावा इसमें आईबी, देश की दूसरी जो एजेंसीज है, रॉ है या एनटीआरओ है या कई और मल्टी एजेंसी है, जो वो कहीं ना कहीं अब इसमें एक पार्टिसिपेट करके वो इस चीज को जानने की कोशिश करेंगी। क्योंकि देखिए 12 लाख की प्रॉपर्टी का सवाल है। प्रॉपर्टी ठीक है, रियल एस्टेट के लोग होते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेचकर आखिर पूरा पैसा किस तरह से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये भी बिल्कुल जावेद, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट मिलूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीमा के डॉक्यूमेंट्स को हाई कमीशन भेजा गया है। व्हाट्सएप चैट, पबजी अकाउंट की जांच होगी, साइबर ट्रोल्स के जरिए आगे की जांच की जाएगी। साइबर के जो टूल्स हैं, सीमा की एंट्री पर एसएसबी से आईबी ने रिपोर्ट मांगी है। बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस करने का शक जाहिर किया जा रहा है। तो सीमा जिस रूट से भारत आई है उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, और अब सीमा की एंट्री पर एसएसबी से आईबी ने रिपोर्ट मांगी है। इस पर लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। बिहार के सीतामढ़ी का बॉर्डर को क्रॉस करने का शक जाहिर किया जा रहा है, और मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अभिषेक, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बहुत सारी नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब बताया जा रहा है कि बिहार का जो सीतामढ़ी का बॉर्डर है उसको क्रॉस करके आने का शक भी जाहिर किया जा रहा है सीमा हैदर पर। बिल्कुल, ये जो जानकारी हमें मिली है एटीएस के सूत्र से कि जब सीमा हैदर से 1-on-1 ये पूछा गया ऑन टेबल कि किस रूट से वो आई, तो इस बात की जानकारी उसी ने एटीएस के अधिकारियों को दी कि बिहार के सीतामढ़ी रूट से वो भारत की सीमा में दाखिल हुई है। जब उससे ये पूछा गया कि आपको कैसे पता चला, पाकिस्तान में बैठकर घर के आम कामकाजों में बिजी होने वाली एक गृहिणी को, कि हिंदुस्तान की वो बॉर्डर, वो एरिया, वो पॉइंट जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को आप आसानी से चकमा देकर भारत में प्रवेश कर सकती हैं, इस बात के जवाब में सीमा हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि उसको लोग मदद करने वाले मिल गए। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, ये कोई स्क्रिप्टेड डायलॉगिंग नहीं हो रही है कि यहाँ पर जो बनी बनाई कहानियां हैं वो चल जाएंगी। हर एक बात का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हर एक बात का सबूत, हर एक बात पॉइंट लोकेशन एजेंसीज को चाहिए, उसको तस्दीक करेंगे एजेंसीज। इसलिए सीमा हैदर जो कहानी बता रही है वो उस कहानी से मुतमईन नहीं है, यानी उस कहानी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। यही वजह है कि सीमा हैदर से तीसरे दिन भी पूछताछ हुई। हालांकि सीमा हैदर ने इस बात को माना है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कि सीतामढ़ी रूट का इस्तेमाल किया गया भारत में दाखिल होने के लिए। जिस तरह की वेशभूषा, जिस तरह की धारा प्रवाह भाषा का इस्तेमाल वो कर रही है, उसको लेकर सीमा हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया एटीएस को। इसी को लेकर ये कहानी और गहरा रही है। इस बात को लगातार कह भी रहे हैं कि ऐसा एक अच्छी ट्रेनिंग से पॉसिबल है। अगर आप देश की रक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी बात करें तो एक अच्छी ट्रेनिंग अगर किसी जासूस को भी दी जाती है तो वो भी इस तरह की बातें बहुत आसानी से सीख जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, फिल्म की कहानी नहीं है। हमें समझना होगा कि इसमें किरदार जो हैं वो सच हैं, और कहीं ना कहीं ये देश की रक्षा का मुद्दा है, देश की रक्षा का सवाल है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। सीमा हैदर लगातार अपनी बातें बदल रही हैं, जो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को सवालों के घेरे में जरूर डाल रहा है। आगे आगे जांच आगे बढ़ेगी, ये तस्वीर कितनी बदलेगी